नमस्कार। आज स्टैटिस्टिक्स में हम आपसे कोलमोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट में टू सैंपल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने कोलमोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट के वन सैंपल टेस्ट के बारे में बात की थी। आज मैं आपसे टू सैंपल टेस्ट के बारे में बात करूंगा। कोलमोगोरोव-स्मिर्नोव टू सैंपल टेस्ट। ठीक है, टू सैंपल टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास दो सैंपल्स होते हैं, जैसे दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं। मान लीजिए एक मेल का एक फीमेल का है, तो हम ये पता करना चाहते हैं कि दोनों पे जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिला है मेल और फीमेल में, इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस जैसे कई स्क्वायर में टेस्ट करते हैं, तो उन दोनों में कोई सार्थक अंतर है या नहीं है। ये टेस्ट भी पिछला लेक्चर जो मैंने अभी आपसे बात की थी वन सैंपल टेस्ट के बारे में। वन सैंपल टेस्ट में जैसे कि वन सैंपल टेस्ट में हम क्या करते हैं कि ये पता करते हैं कि कोई गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा है या नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का काई स्क्वायर जैसा ही टेस्ट है। काई स्क्वायर तो नहीं है, काई स्क्वायर जैसा टेस्ट है। काई स्क्वायर जैसे एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में कंपैरिजन करता है, उसी प्रकार से केएस टेस्ट भी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में कंपेयर करता है। फर्क ये होता है काई स्क्वायर में और इसमें कि काई स्क्वायर फ्रीक्वेंसीज में कंपेयर करता है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में कंपैरिजन करता है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। दोनों ही टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट कहलाते हैं। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब होता है कि जैसा हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है या उससे अलग है, उन दोनों में कोई सार्थक अंतर है या नहीं है। तो ये दोनों गुडनेस ऑफ फिट की टेस्ट ही कहलाते हैं। ठीक है, बाकी ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट द सिग्निफिकेंस और डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मैंने आपसे बात कर ही ली। ठीक है, ये कंपेयर करता है, बेसिकली इट कंपेयर्स ऑब्जर्व्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद एक्सपेक्टेड और हाइपोथेटिकल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को ये कंपेयर करता है। वन सैंपल टेस्ट जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पे ही निकाला जा सकता है, और टू सैंपल टेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, इनको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, और परसेंटेज से फिर हम आगे गणना करते हैं, डी निकालते हैं और डी की सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं। तो आइए आप बात करते हैं कि टू सैंपल टेस्ट में कैसे किया जाता है, स्टेप्स क्या होते हैं इसके। पहले स्टेप में सबसे पहले प्रिपेयर एन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे ये हमने एक सवाल मान लीजिए मेल से पूछा और फीमेल से पूछा। ठीक है, मेल 80 थे और फीमेल 60 थे। ठीक है, 80 मेल का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है, हाईली एग्री इतने लोगों ने किया, एग्री इतने ने किया, कैन नॉट से इतने ने कहा, डिसएग्री इतने ने कहा, और हाईली डिसएग्री इतने ने कहा। महिलाओं के रेस्पॉन्सेज ये थे, हाईली एग्री का फ्रीक्वेंसी ये थी, एग्री की फ्रीक्वेंसी ये थी, कैन नॉट से की फ्रीक्वेंसी ये थी, डिसएग्री की फ्रीक्वेंसी ये थी, हाईली डिसएग्री की फ्रीक्वेंसी ये थी। अब हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या महिला और पुरुषों के की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर है। वाइस वर्सा, ये तो टू टेल्ड हाइपोथेसिस हो गई, और हम वन टेल्ड हाइपोथेसिस भी टेस्ट कर सकते हैं। क्या पुरुषों की अभिवृत्ति महिलाओं की अपेक्षा अधिक सकारात्मक है। ठीक है, आप देखिए कि वो यहाँ सकारात्मक की साइड में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसीज अच्छा डिसएग्री की साइड में फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा हैं, और यहाँ पर भी डिसएग्री की साइड में फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा हैं। मतलब हम इस केस में तो करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ऐसी हाइपोथेसिस भी टेस्ट कर सकते हैं कि क्या महिलाओं की अभिवृत्ति पुरुषों से अधिक सकारात्मक है। वाइस वर्सा, क्या पुरुषों की अभिवृत्ति महिलाओं से अधिक सकारात्मक है। वैसे या ऐसे बना सकते हैं, क्या पुरुषों की अभिवृत्ति महिलाओं से अधिक नकारात्मक है, या पुरुषों की अभिवृत्ति महिलाओं की अभिवृत्ति पुरुषों से अधिक नकारात्मक है। ऐसे वन टेल्ड हाइपोथेसिस बना सकते हैं। यहाँ पे बन सकती है कि क्या महिलाओं की अभिवृत्ति पुरुषों से अधिक नकारात्मक है। दोनों ही नकारात्मक में है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि क्या अधिक नकारात्मक है। ठीक है, तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये वन टेल्ड हाइपोथेसिस कहलाती है। तो ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें यहाँ पर डी निकालना पड़ता है।
डी कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप 1 और 2 के बीच में। तो ये परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला गया है। इन दोनों के बीच में जो अंतर आता है उसमें सबसे ज्यादा अंतर जो होता है ये 0.15 का, जैसे यहाँ पे आया तो ये डी कहलाएगा। तो डी कैलकुलेट कर लेते हैं, और डी कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि ये टेस्ट करना पड़ता है कि डी सिग्निफिकेंट है या नहीं सिग्निफिकेंट है। जैसे टी की वैल्यू सिग्निफिकेंस हम टेस्ट करते हैं, वैसे यहाँ डी की वैल्यू की सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं। और ये सिग्निफिकेंस ऑब्वियस है, कहां से टेस्ट करेंगे? तो इसके लिए कोल्मोगोरोव स्मिर्नोव 2 सैंपल टेस्ट की टेबल होती है। 1 सैंपल टेस्ट की टेबल अलग है, 2 सैंपल टेस्ट की टेबल अलग है। और वहां एन पर हम देखते हैं, जो भी हमारा एन होता है ना, एन 35 या इससे कम जो भी है उस पर हम देखते हैं, तो हमें टेबल में वैल्यूज मिल जाती हैं। वन टेल्ड हाइपोथेसिस के लिए टेबल में वैल्यू दी रहती हैं 0.01 की सिग्निफिकेंस के लिए, 0.10 की सिग्निफिकेंस के लिए दी रहती हैं, 0.01 के लिए दी रहती हैं, 0.05 के लिए दी रहती हैं। इसी तरीके से टू टेल्ड हाइपोथेसिस के लिए भी दी रहती हैं 0.10, 0.05 एंड 0.01, 3 के लिए दी रहती हैं। तो जनरली हम टेस्ट करते हैं पहले 0.05 पे करते हैं, फिर अगर सिग्निफिकेंट आता है तो हम देख सकते हैं कि क्या 0.01 पे भी सिग्निफिकेंट है। तो हम टेबल में वैल्यूज देखते हैं, और टेबल वैल्यूज अगर कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू के बराबर या उससे अधिक आती है तो दोनों में अंतर सार्थक माना जाएगा, और अगर उतनी से कम आती है तो अंतर असार्थक माना जाएगा। मतलब सिग्निफिकेंट होने के लिए टेबल वैल्यू के बराबर कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, जब n35 से अधिक होता है तो फिर ऐसे केस में टेबल वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। टेबल में फॉर्मूला दिया गया है और उसे वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये फॉर्मूला क्या दिया गया है इसी टेबल में? ये दिया गया 0.05 के लिए अगर टू टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं आप, तो 0.05 के लिए हम करेंगे 1.36 मल्टीप्लाइड बाय √n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 n2 का मल्टीप्लिकेशन। 0.01 के लिए ये वैल्यू 1.63 हो जाती है, बाकी फॉर्मूला वही रहता है। वन टेल्ड हाइपोथेसिस में क्या होगा? ये वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी कुछ नहीं चेंज हो रहा है, बाकी फॉर्मूला वही है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 n2 का अंडर रूट। ठीक है, और इसमें यहाँ पे वन टेल्ड हाइपोथेसिस के लिए 0.05 लेवल पे 1.22 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, 0.01 लेवल पे 1.52 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो जैसा भी हम टेस्ट करना चाहते हैं वैसा हम टेबल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि टेबल वैल्यू जो आई है कैलकुलेट करने के बाद वो हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू है उसके बराबर है या उससे अधिक है तो अंतर सार्थक है, और अगर उससे कम है तो अंतर असार्थक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, एक सवाल दिया गया 80 पुरुषों को और 60 महिलाओं से पूछा गया। ठीक है, 5 पॉइंट स्केल का आइटम था। ठीक है, इसमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आया कि उसमें हाईली एग्री ये थे 12, एग्री 12 थे, कैन नॉट से 20 थे, डिसएग्री 16 थे और हाईली डिसएग्री 20 थे। ठीक है, महिलाओं में हाईली एग्री 6, एग्री 9, कैन नॉट से 9, डिसएग्री 21 और हाईली डिसएग्री 15। अब हम ये पता करना चाहते हैं क्या पुरुषों और महिलाओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर है। तो हम नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गई या टू टेल्ड हाइपोथेसिस हो गई। तो हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाएंगे। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाना शुरू किया, 20, 36, 56, 20 और 20 और 16 36, 36 और 20 56, 56 और 12 68, 68 और 12 80। ऐसे ही यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे 15, 15 और 21 36, 36 और 9 45, 45 और 9 54, 54 और 6 60। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। परसेंटेज का डेसिमल में लिया जाता है, 100% में नहीं। तो 25% के बजाय पॉइंट में हम 1 में से कितना ऐसे निकालते हैं। ठीक है, या प्रोपोर्शन कहें इसको। ठीक है, प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना लेते हैं। तो यहां पे क्या है कि 80 में से 20 कितना है? 0.25 है ना, एक का 0.25 है। परसेंटेज में कहें तो 25% हो जाएगा, और अगर 1 में से कहें तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 80 का 36 0.45 है, 80 का 56 0.70 है, 80 का 68, मतलब इसको हम जैसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं
कि 80 में से 56 है तो 1 में से कितना होगा, तो 1 में से होगा 56/80 गुणे 100, वो 56 गुणे 100 नहीं, 56/80 लाइक ऐसा निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहां पे निकाल लेते हैं 1 में से प्रोपोर्शनेट निकाल लेते हैं ये कि कितना आया, तो यहाँ पे भी 60 में से 15.25 है, 60 में से 36.60 है, 60 में से 45.75 है, 60 में से 54.90 है, 60 में से 61 है। तो अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्रोपोर्शन F1 एंड प्रोपोर्शन F, इसको कहेंगे, सॉरी इसको F1 के बजाय F2 कहेंगे, ये सब F2 है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 1 और 1 का डिफरेंस 0, 0.85, 0.90 का डिफरेंस 0.5, 0.75 का 0.70 का 0.75 का डिफरेंस 0.5, 0.45 का एंड 0.60 का 1.15 और 0.25 का 0। तो हाईएस्ट डिफरेंस यहां पे आ गया ये, तो दिस विल बी द D। तो ये D हमने निकाल लिया, हाईएस्ट डिफरेंस जो है। अब D निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये अंतर सार्थक है कि नहीं है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे टू टेल्ड हाइपोथेसिस बनाई थी और n 35 से ज्यादा है, ठीक है, n 80 और 60 मिला करके 35 से ज्यादा है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 0.05 के लिए हमें टेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 1.36 इंटू n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 n2। तो n1 80 है, n2 60 है और ये 80 इंटू 60 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये तो अर्थमेटिक प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लीजिए, तो ये 0.23 आएगा। ऐसे ही 0.01 लेवल के लिए 1.63, इसको यहां निकालने की जरूरत ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि 0.23 से कम है तो जब कोई हाइपोथेसिस 0.05 पे रिजेक्ट हो रही है तो ऑब्वियस है 0.01 पे तो रिजेक्ट होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ निकाल के देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं, इसलिए ये बताया गया। तो 1.63 इंटू n1 प्लस n2 और यहाँ पे अपॉन n1 n2 मल्टीप्लीकेशन, तो यही आ गया 80 प्लस 60 अपॉन 80 इंटू 60 और 1.63। इसको सॉल्व करने के बाद इस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो ये 0.28 आ गया। तो हमारी जो कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, ये टेबल वैल्यूज हैं, टेबल में फॉर्मूला दिया है वो इस्तेमाल करके हमने कैलकुलेट किए हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं ये कैलकुलेटेड वैल्यू D की, इससे ये जो D की वैल्यू है इससे ये दोनों वैल्यूज ज्यादा हैं, इसका मतलब दोनों में अंतर सार्थक नहीं है ना। हमारे जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, वो रिजेक्ट हो जाएगी कि अंतर सार्थक नहीं है, सेलेक्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि टेबल वैल्यू 0.23 कम से कम होना चाहिए, D की वैल्यू या इससे अधिक होनी चाहिए, तो अंतर सार्थक आएगा 0.05 पे, और अगर 0.28 या इससे अधिक है वैल्यू तो वो अंतर 0.01 पे सार्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम केएस टेस्ट का इस्तेमाल इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस को, काई स्क्वायर में जो इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस होती है उसको टेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।